मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम न्यू लेटेस्ट एनिमे एन शर्ली का एपिसोड 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक औरत के साथ एक लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम एन शर्ली होता है। एन उस औरत से पूछती है जिनके साथ मैं रहने जा रही हूँ वो किस टाइप के लोग हैं। वो औरत उसे बताती है कि तुम कथबर्ड्स के साथ रहने जा रही हो। उनका घर ग्रीन गेबल्स नाम की एक खूबसूरत जगह पर है जो कि बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है। एन कहती है मुझे पेड़ बहुत पसंद है। वो औरत उससे कहती है तुम एक अच्छी लड़की बनकर रहना तो वो लोग तुम्हें जरूर रख लेंगे, और तुम वापस से इस अनाथ आश्रम में भी तो वापस नहीं आना चाहती ना। एन कहती है हाँ। वो सोचती है मैंने सुना है कि ग्रीन गेबल्स प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर है और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं खिलते हुए सुंदर फूलों के आइलैंड पर रहने जा रही हूँ। ये सोचकर वो काफी खुश हो जाती है। देन वो दोनों ट्रेन से वहां पहुंच जाते हैं। वो औरत स्टेशन मास्टर से पूछती है कि क्या ये लड़की यहाँ स्टेशन हाउस में वेट कर सकती है। जल्दी इसको लेने मिस्टर कथबर्ट यहाँ आते ही होंगे। स्टेशन मास्टर कहता है इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो एन से कहती है तुम एक गुड गर्ल बनकर रहना और मिस्टर कथबर्ट के यहाँ आने तक यहीं उनका इंतजार करना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। स्टेशन मास्टर एन से कहता है तुम वेटिंग रूम में जाकर बैठ सकती हो, पर एन उनकी परमिशन लेकर वहीं बाहर बैठ जाती है और उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ को देखने लगती है। कुछ देर बाद वहां मिस्टर मैथ्यू कथबर्ट स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन मास्टर एन की ओर इशारा करके उनको बताता है कि वो लड़की काफी देर से आपका वेट कर रही है। मैंने उससे कहा कि वो वेटिंग रूम में बैठ सकती है, पर उसने कहा कि बाहर इमेजिनेशन का स्कोप ज्यादा है। एन दौड़ते हुए मिस्टर कथबर्ट के पास आती है और बोलना शुरू करती है क्या आप मिस्टर कथबर्ट हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे डर था कि कहीं आज आप ना आए, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज रात यहीं इस बड़े से चेरी के पेड़ के नीचे बिताऊंगी। आपको नहीं लगता कि ये काफी खूबसूरत होगा जब इस चेरी के पेड़ पर खिले सफेद फूलों पर चांद की रोशनी पड़ेगी? और मुझे इस बात का भरोसा था कि अगर आप आज नहीं आए तो कल मुझे लेने जरूर आएंगे। मिस्टर कथबर्ट एन की सारी बातें बड़े हैरानी से सुन रहे होते हैं। एन की चुप होने पर मिस्टर कथबर्ट कहते हैं माफ करना, मैं लेट हो गया। मेरी घोड़ा गाड़ी उधर है, और लाओ मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूँ। एन दौड़ते हुए घोड़ा गाड़ी की तरफ जाने लगती है और कहती है कोई बात नहीं है, मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ। इसमें मेरे सामान है और ये भारी नहीं है। देन हम मिस्टर कथबर्ट के घर के सीन को देखते हैं जहाँ मिसेस कथबर्ट करी बना रही होती हैं। तभी वहाँ एक रिचेल नाम की औरत आती है। वो कहती है मैंने मैथ्यू को कहीं जाते हुए देखा, क्या वो डॉक्टर के पास जा रहा था? मिसेस कथबर्ट बताती हैं कि मैथ्यू स्टेशन गए हैं। हम एक अनाथ आश्रम से एक छोटे लड़के को गोद ले रहे हैं। रिचेल कहती है पर तुमने तो कभी किसी बच्चे को नहीं पाला। मिसेस कथबर्ट कहती हैं हम इसके बारे में काफी समय से सोच रहे थे। मैथ्यू की उम्र अब बढ़ती जा रही है और किसी की मदद मिलना भी मुश्किल हो रहा है। रिचेल कहती है ये काम बेवकूफ़ी से भरा है मारिला, तुम लोग एक अजनबी बच्चे को अपने घर ला रहे हो। मिसेस कुथबर्ट कहती हैं सब ठीक होगा। रिचेल कहती है मैंने अखबार में पढ़ा था कि अनाथ आश्रम की एक लड़की ने कुएं में स्ट्राइचिन डाल दी थी। मिसेस कुथबर्ट कहती हैं तुम चिंता ना करो, हम एक लड़के को गोद ले रहे हैं, कोई लड़की नहीं। इधर मिस्टर कुथबर्ट एन के साथ अपने घोड़ा गाड़ी से घर आ रहे होते हैं। एन उनसे एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहती है आपको वो व्हाइट और लैशदार पेड़ जो कि किनारे की ओर झुका हुआ है कैसा दिखाई देता है? मिस्टर कुथबर्ट कहते हैं मुझे नहीं पता। एन कहती है वो पेड़ ऐसे दिखते हैं कि मानो एक दुल्हन सफेद ड्रेस और एक सुंदर धुंधले घूंघट में हो। वो मिस्टर कथबर्ट से पूछती है ये रोड इतनी लाल क्यों है? मिस्टर कथबर्ट दोबारा से कहते हैं मुझे नहीं पता। एन कहती है ये तो उन चीजों में से हुई जिसका मुझे पता लगाना है। और क्या ये जानना शानदार नहीं है कि जो कुछ भी जानना है उसके बारे में सोचा जाए? मुझे इससे जिंदा होने पर खुशी महसूस होती है। ये दुनिया कितनी रोमांचक है। वो आगे कहती है अगर हम हर चीज के बारे में सब कुछ जान गए तो ये दिलचस्प ना होता, और तब इमेजिनेशन का भी कोई स्कोप नहीं होता। तभी वो अचानक मिस्टर कथबर्ट से पूछती है कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रही? मिस्टर कथबर्ट कहते हैं मुझे इससे कोई एतराज नहीं। एन कहती है मैं जानती हूँ आप और मैं बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। लोग मुझ पर हंसते हैं कि मैं काफी बड़े वर्ड्स का यूज करती हूँ, पर अगर तुम्हारे आइडियाज बड़े होंगे तो तुम्हें उन्हें बताने के लिए भी तो बड़े वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, है ना? इस पर मिस्टर कथबर्ट कहते हैं हाँ ये तो सही है। एन उनसे कहती है मैंने सुना है कि आपका घर ग्रीन गेबल्स में है, क्या इसके पास में कोई झरना भी है? वो बताते हैं कि हाँ हमारे घर के पीछे ही एक झरना है। एन कहती है अब लगभग मैं पूरी तरह से खुश हूँ। तभी वो उदास होकर कहती है पर मैं पूरी तरह से कभी खुश नहीं हो सकती। वो मिस्टर कथबर्ट से अपने बालों को दिखाकर पूछती है आप इसे कौन सा कलर कहेंगे? मिस्टर कथबर्ट कहते हैं ये तो लाल है। एन कहती है मैं अपने दुबलेपन की इमेजिनेशन कर सकती हूँ पर अपने लाल बालों की नहीं। वो लोग एक स्ट्रीट से होकर गुजरते हैं जो कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों से घिरी होती है। एन इस खूबसूरत प्लेस को जो कि चेरी ब्लॉसम के फूलों से भरा होता है उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। फूलों की पंखुड़ियां उसकी ओर आती हैं और एन उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। उसे ये जगह बहुत अच्छी लग रही होती है।
देन उस सुंदर रास्ते से गुजरने के बाद मिस्टर कथबर्ट उससे पूछते हैं, मेरे ख्याल से तुम भूखी होगी। वो मिस्टर कथबर्ट से पूछती है, वो सफ़ेद जगह कौन सी थी? मिस्टर कथबर्ट बताते हैं कि वो एवेन्यू था। वो सच में काफ़ी प्रिटी था। कहती है, उस खूबसूरत जगह के लिए प्रिटी वर्ड काफ़ी नहीं है और ना ही ब्यूटीफुल। ये पहली ऐसी जगह थी जो मैंने देखी और जहाँ मेरी इमेजिनेशन भी नहीं गई। लोगों को इस लवली प्लेस को एवेन्यू नहीं कहना चाहिए। अगर इस जगह को व्हाइट वे ऑफ डिलाइट कहा जाए तो कैसा रहेगा? ये एक कविता जैसा नाम है ना? मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, हाँ ये अच्छा रहेगा। एन कहती है, मैं इस जगह को अब हमेशा व्हाइट वे ऑफ डिलाइट ही कहकर बुलाऊंगी। वो सामने की झील को देखती है और कहती है, मैं इसे चमकते पानी की झील बुलाऊंगी। वो लोग झील पर बने लकड़ी के पुल पर से गुजरते हैं। एन कहती है, यहाँ पसंद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन शाम हो जाती है और वो लोग घर पहुंचने वाले ही होते हैं। एन कहती है, मैं खुश तो हूँ पर मैं इस बात से दुखी भी हूँ कि हमारी ये वंडरफुल जर्नी अब खत्म होने वाली है। वो दूर से ही मिस्टर कथबर्ट के घर को गैस कर लेती है। एन कहती है, मुझे ये एक सपने जैसा लग रहा है और वो मेरा अपना घर होगा। ये सुनकर मिस्टर कथबर्ट थोड़ा दुखी हो जाते हैं। दिन रात तक वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। मिस्टर कथबर्ट एन को घर के अंदर लेकर आते हैं। तभी दरवाजे पर मिसेस कथबर्ट खड़ी होती हैं। वो मिस्टर कथबर्ट से पूछती हैं, ये कौन है और लड़का कहाँ है? मिस्टर कथबर्ट बताते हैं कि वहाँ कोई लड़का नहीं था, केवल ये लड़की थी। हो सकता है कोई गलती हो गई हो और मैं इस लड़की को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था। ये सब सुनकर एन शॉक्ड रह जाती है। वो रोते हुए कहती है, आप लोग मुझे नहीं चाहते थे। मुझे लगा ही था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं एक लड़का नहीं हूँ। ये सब काफ़ी सुंदर था। वो रोते हुए एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, मेरे लिए कभी कोई वेट नहीं करता, मुझे कोई नहीं चाहता। मिसेस कथबर्ट उससे कहती हैं, तुम रो मत। एन उनसे कहती है, अगर आप एक अनाथ होती और उस जगह पर जाती जिसको आपने अपना घर सोचा था, वहाँ पर पहुँचने पर वो लोग आपको कहें कि ये कौन है, हम इसे नहीं चाहते क्योंकि ये लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, तो आप भी रोएंगी है ना? वो फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मिसेस कथबर्ट उससे कहती है, तुम रो मत, हम तुम्हें आज रात घर से बाहर नहीं निकाल रहे। और तुम्हारा नाम क्या है? एन कहती है, क्या आप मुझे कॉर्डेलिया बुलाएंगी? मिसेस कथबर्ट कहती है, क्या ये तुम्हारा नाम है? एन अपने आंसू पोंछकर कहती है, नहीं, पर मैं इसी नाम से बुलाया जाना चाहती हूँ। ये कितना शानदार नाम है। मिसेस कथबर्ट उसका रियल नेम पूछती हैं। वो बताती है कि मेरा नाम एन शर्ली है। मिसेस कथबर्ट कहती है, ये कितना अच्छा और सिंपल नाम है। एन कहती है, ये कितना अनरोमांटिक है। और अगर आप मुझे एन बुलाएं तो ये ध्यान रखें कि उसके बाद ई भी स्पेल हो। मिसेस कथबर्ट कहती हैं, इससे तुम्हारे नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। पर एन, मुझे बताओ, क्या अनाथालय में कोई लड़का नहीं है? एन बताती है, लड़के हैं, पर मिसेस स्पेंसर ने कहा कि आपको लड़की ही चाहिए। एन मिस्टर कथबर्ट से कहती है, आपने मुझे स्टेशन पर ही क्यों नहीं बता दिया कि आप मुझे नहीं चाहते? ये मेरे लिए कठिन नहीं होता अगर मैंने उस व्हाइट वे ऑफ डिलाइट और चमकीले पानी की झील को ना देखा होता। मिसेस कथबर्ट पूछती है, मैथ्यू ये किस बारे में बोल रही है? मिस्टर कथबर्ट बताते हैं कि एन घर आते वक्त हुई बातचीत के बारे में बता रही है। देन वो सब लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं पर एन कुछ नहीं खा रही होती। वो एन से पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ? एन बताती है कि मैं निराशा की गहराई में हूँ। और क्या आप ऐसी हालत में खाना खा सकती हैं? मिसेस कथबर्ट खाना खाते हुए कहती हैं, मैं कभी निराशा की गहराइयों में नहीं गई तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एन कहती है, तो आप ये नहीं समझ सकती। वो एन को एक रूम में सोने के लिए लेकर जाती हैं। वो कहती है, तुम जल्दी से कपड़े बदल कर सो जाना। और वो वहाँ से चली जाती है। देन कुछ समय बाद मिसेस कथबर्ट दोबारा उसके रूम में आती हैं। वो ज़मीन पर पड़े उसके जूतों को ठीक से रखती हैं और जाते समय एन से गुड नाइट कहती हैं। तभी एन कहती है, ये कोई गुड नाइट नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात है। मिसेस कथबर्ट नीचे आती हैं और मिस्टर कथबर्ट से कहती हैं, कल मैं मिसेस स्पेंसर के पास जाऊंगी, हमें इस लड़के को वापस भेजना ही होगा। मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, ऐसा ही है, पर ये सच में एक इंटरेस्टिंग छोटी सी चीज़ है। इस पर मिसेस कथबर्ट कहती हैं, मैथ्यू कहीं तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि हमें इस लड़की को यहीं रख लेना चाहिए? पर इससे हमारे लिए क्या अच्छा होगा? मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, कुछ नहीं, पर हम उसके लिए कुछ अच्छे हो सकते हैं। मिसेस कथबर्ट कहती हैं, लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है मैथ्यू। मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, काश तुमने भी घर आते वक्त रास्ते में हुई उसकी बातें सुनी होती, वो तुम्हारी साथी बन सकती है। मिसेस कथबर्ट चिल्लाती हैं कि मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको यहाँ नहीं रखूंगी। तब मिस्टर कथबर्ट उन्हें गुड नाइट कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। देन अगले दिन एन सुबह उठकर खिड़की से बाहर का नज़ारा देखती है। वो कपड़े चेंज करके नीचे नाश्ता करने आती है। वो खुशी से नाश्ता करते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि आज की सुबह सनी है। वैसे तो मुझे हर तरह की सुबह पसंद है, चाहे वो रेनी हो या सनी। को खुश देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। मिस्टर कथबर्ट ध्यान से एन की बातें सुन रहे होते हैं। तभी मिसेस कथबर्ट कहती हैं, चुपचाप खाने पर ध्यान दो। ब्रेकफास्ट के बाद एन मिसेस कथबर्ट से कहती है, मैं इन बर्तनों को साफ कर देती हूँ। वो कहती हैं, क्या तुम इन बर्तनों को साफ कर पाओगी? एन बताती है कि मैं बच्चों का भी देखभाल अच्छे से कर लेती हूँ, पर आपके कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर मिस्टर कथबर्ट हंसने लगते हैं।
उनके बर्तन साफ करने के बाद मिसेस कथबर्ट उन्हें चेक करती हैं और एन से कहती हैं, तुमने अच्छा काम किया और अब तुम कुछ समय के लिए बाहर जा सकती हो। एन खुशी से बाहर जाने लगती है कि तभी वो उदास होकर वापस लौट आती है। मिसेस कथबर्ट उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? एन बताती है कि अगर मैं यहाँ नहीं रह सकती तो फिर मेरा इस जगह को प्यार करने से कोई फायदा नहीं। अगर मैं बाहर गई तो मेरा उन फूलों से, उस झरने और उस स्नो क्वीन से परिचय हो जाएगा और मैं उन्हें प्यार करने लगूंगी। मिसेस कथबर्ट पूछती हैं, ये स्नो क्वीन कौन है? एन बताती है कि ये मैंने उस चेरी के पेड़ का नाम रखा है जो कि मेरे रूम की खिड़की से दिखाई देता है। वो एन से कहती हैं, एक पेड़ का नाम रखना, इस बात में कोई सेंस नहीं है। एन कहती है, हाँ, इस बात में कोई सेंस नहीं है। ये नाम मैंने उन्हें बेहतर तरीके से जानने के लिए रखे हैं। अगर आपको आपके नाम के बजाय हमेशा औरत कहकर पुकारा जाए तो क्या ये आपको अच्छा लगेगा? एन की ऐसी बातें सुनने के बाद मिसेस कथबर्ट सोचती हैं, ये लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर मैं उसे खुद पर ये जादू करने नहीं दूंगी। देन अगले सीन में मिसेस कथबर्ट एन के साथ मिसेस स्पेंसर से मिलने जा रही होती हैं। रास्ते में एन उनसे कहती है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस राइड को पूरी तरह से एंजॉय करूंगी और अगर मैं मन बना लूँ तो हमेशा चीज़ों को एंजॉय कर सकती हूँ। ये मेरी कई क्वालिटीज़ में से एक है। वो नीचे खिले फूलों की ओर इशारा करके कहती है, क्या ये गुलाब खूबसूरत नहीं है? और पिंक कलर सच में मनमोहक होता है। वो मिसेस कथबर्ट से पूछती है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक लाल बालों वाली लड़की के बड़े होने पर उसके बालों का कलर भी चेंज हो गया हो? वो कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना और ऐसे तो तुम बहुत बोलती हो, पर तुम्हें मुझे अपने बारे में भी बताना चाहिए। एन कहती है, मेरी हिस्ट्री में कुछ बताने वाला नहीं है। मिसेस कथबर्ट कहती है, ये तुम्हारी इन इमेजिनेशन से तो ठीक ही होगा। तो बताओ एन, तुम कितने साल की हो? एन उदास होकर बताने लगती है कि मैं 11 साल की हूँ और मेरा जन्म नोवा स्कोटिया में हुआ था। मेरे डैड का नाम वॉल्टर और मेरी माँ का नाम बर्था था। मेरे मॉम डैड जल्द ही गुजर गए, तो मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, पर मैंने उन्हें हज़ारों बार इमेजिन किया है। जब मैं मिसेस थॉमस के घर में बर्तन साफ करती थी और मिसेस हैमंड के 6 बच्चों का ध्यान रखती थी, तब मैंने उन्हें हज़ारों बार इमेजिन किया है। एन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताती है कि जब मिस्टर हैमंड मर गए और मिसेस हैमंड ने मुझे काम पर से हटा दिया, तब दोबारा मुझे किसी ने नहीं लिया, तो फिर मुझे उस अनाथ आश्रम में आना पड़ा। मिसेस कथबर्ट उससे पूछती हैं, क्या मिसेस थॉमस और मिसेस हैमंड का व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा था? एन कहती है, हाँ, पर उनके हस्बैंड एक शराबी थे, पर फिर भी वो लोग मेरी ओर काफ़ी काइंड थे। वो झील के ऊपर से उड़ते एक पंछी को देखकर कहती है, ये पक्षी कितनी अच्छी तरह से पानी के ऊपर से उड़ते हैं, मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। देन वो दोनों मिसेस स्पेंसर के घर पहुँचते हैं। मिसेस स्पेंसर कहती हैं, क्या आपने लड़के के लिए कहा था? मेरे भाई ने अपनी बेटी से ये मैसेज भिजवाया था कि आपको एक लड़की चाहिए और हम अब भी इस लड़की को वापस उस अनाथ आश्रम में भेज सकते हैं। मिसेस स्पेंसर आगे कहती हैं, अरे हाँ, मिसेस बेलवेट कह रही थी कि उन्हें मदद के लिए एक छोटी लड़की चाहिए। मिसेस बेलवेट यहीं पर हैं, हम एन को उन्हीं को दे देते हैं। तो उन दोनों को एक रूम में लेकर आती है। मिसेस स्पेंसर कहती है, मिसेस बेलवेट, हमने आपके लिए एक लड़की को ढूंढ लिया है। मिसेस बेलवेट एन के करीब आते हुए उससे पूछती है, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? एन उन्हें बताती है कि मैं 11 साल की हूँ और मेरा नाम एन शर्ली है। एन उससे काफ़ी डर रही होती है। वो औरत एन को करीब से देखते हुए कहती है, तुम में कुछ खास तो नहीं, लेकिन तुम दुबली पतली हो और अगर मैं तुम्हें लेती हूँ तो तुम्हें स्मार्ट, आज्ञाकारी और अच्छे से रहना पड़ेगा, समझी? एन उस वेलवेट लेडी से काफ़ी डरी हुई होती है और ये देखकर मिस कथबर्ट भी परेशान होती हैं। मिस वेलवेट कहती है, ठीक है, मैं इस लड़की को आपसे ले लूँगी मिसेस कथबर्ट, आप अभी इसे अपने साथ ले जा सकती हैं। इस पर मिसेस कथबर्ट कहती हैं, मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं, मैंने और मैथ्यू ने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि हम इसे अपने साथ रखेंगे या नहीं। मैं तो बस यहाँ ये चेक करने आई थी कि ये मिस्टेक आखिर हुई कैसे। मेरे ख्याल से मुझे एन को घर ले जाना चाहिए और दोबारा इसके बारे में मैथ्यू से बात करनी चाहिए। ये कैसा रहेगा मिस बेलवेट? ये सुनकर एन खुश हो जाती है और लौटते वक्त एन उनसे पूछती है, क्या आपने वहाँ सच में ये कहा कि आप इस बारे में मिस्टर कथबर्ट से बात करेंगी या फिर ये सब मेरी इमेजिनेशन थी? इस पर मिसेस कथबर्ट कहती हैं, तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर तुम ये नहीं जान पा रही कि क्या रियल है और क्या नहीं, वो सब कोई इमेजिनेशन नहीं थी, पर हाँ, मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। घर आकर मिसेस कथबर्ट अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती हैं। मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, मैं तो मेरे कोई पसंदीदा डॉगी को भी उस वेलवेट औरत को ना देता। मिसेस कथबर्ट कहती हैं, पर अब हमें ही उस लड़की को यहाँ रखना होगा और मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं पाला, खासकर एक लड़की को। इस पर मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, हाँ, ये तो सही बात है, पर वो सच में एक छोटी सी दिलचस्प चीज़ है। मिसेस कथबर्ट कहती हैं, मैं कहूँगी बल्कि वो एक यूज़फुल छोटी सी चीज़ है। इस पर मिस्टर कथबर्ट कहते हैं, हाँ, हम उसके लिए यूज़फुल होंगे। यहाँ एन अपने रूम में होती है और कहती है, थैंक यू गॉड आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। अब मेरी बस 2 विशेज़ हैं। पहली ये कि मैं बड़ी होने पर खूबसूरत दिखूं और प्लीज़ मुझे इस वंडरफुल जगह ग्रीन गैबल्स पर रहने दीजिए। और यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।